सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और भारत के सबसे महत्वपूर्ण और विशाल नेटवर्क गंगा नदी तंत्र को डीकोड करते हैं। आज का पूरा फोकस एकदम सटीक भौगोलिक तथ्यों और विज्ञान पर रहेगा, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो गंगा नदी तंत्र असल में है क्या? ये भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसका पैमाना इतना विशाल है कि ये ऊंचे पहाड़ों, बड़े बड़े समतल मैदानों और अंत में गहरे समंदर तीनों को आपस में जोड़ती है। और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें, जो कि परीक्षाओं का एक बहुत ही फेवरेट सवाल है, तो वो है एकदम सटीक 2525 यानी 2525 किलोमीटर। अब शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ एक बहुत बड़ा भौगोलिक भ्रम दूर करना जरूरी है। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इस नदी का उद्गम सीधे गंगा के नाम से नहीं होता। उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद, जिसे गोमुख भी कहते हैं, वहां से जो तेज रफ्तार वाली पहली धारा निकलती है, उसे हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी इस सफर में अकेली नहीं है। इसके ठीक समानांतर एक और बहुत ही प्रमुख नदी बहती है, अलकनंदा। आगे चलकर इन नदियों के रास्ते में पंचप्रयाग आते हैं। पंचप्रयाग यानी 5 संगम: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और सबसे अंत में देवप्रयाग। असली मैजिक इसी अंतिम पॉइंट यानी देवप्रयाग में होता है, क्योंकि यहीं अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और इसी संगम के बाद इस धारा को आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है। चलिए इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। ये नदी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका क्रम शुरू होता है उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आखिर में पश्चिम बंगाल। अब परीक्षाओं में एक बहुत ही कॉमन ट्रैप होता है, झारखंड। कई बार लगता है कि नदी सिर्फ 4 राज्यों से जाती है, लेकिन असल में ये झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को भी छूती है। इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसके पूरे प्रवाह मार्ग यानी फ्लो रूट को मैप करते हैं। गोमुख से शुरू होकर ये धारा ऋषिकेश पहुंचती है और फिर हरिद्वार। हरिद्वार वो टर्निंग पॉइंट है जहां ये नदी पहली बार पहाड़ों की गहरी संकरी घाटियों को छोड़कर शांत और चौड़े समतल मैदानों में एंट्री लेती है। वहां से ये कानपुर होते हुए सीधे प्रयागराज की तरफ बढ़ती है। प्रयागराज से अपनी यात्रा को पूर्व दिशा की ओर जारी रखते हुए ये नदी वाराणसी, पटना और भागलपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों से गुजरती है। फिर ये पहुंचती है कोलकाता और अंत में अपनी आखिरी मंजिल गंगा सागर। इसी जगह पर आकर ये विशाल नदी बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से विलीन हो जाती है। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कलकत्ता, ये सारे बड़े और ऐतिहासिक शहर इसी नदी के किनारे बसे हैं और इसी के पानी से पोषित होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इन सभी शहरों में से पटना इकलौती ऐसी राज्य की राजधानी है जो सीधे गंगा के तट पर स्थित है। ये 2525 किलोमीटर का सफर गंगा अकेले तय नहीं करती। इसके साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसे आसानी से याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है इसे बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक और दाएं किनारे यानी राइट बैंक की सहायक नदियों में बांट देना। लेफ्ट बैंक पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी आती हैं। वहीं राइट बैंक से यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर जुड़ती हैं। भूगोल के नजरिए से ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा काम की है। इस पूरे नेटवर्क में भौगोलिक रूप से यमुना नदी का महत्व सबसे खास है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये एक लंबे समय तक गंगा के बिल्कुल समानांतर बहती है और फिर प्रयागराज में आकर मुख्य नदी के साथ अपना अत्यंत महत्वपूर्ण संगम करती है। लेकिन जरा यहां रुकिए, भूगोल का एक बहुत ही शानदार सवाल यहां पैदा होता है। राइट बैंक की एक और सहायक नदी है सोन नदी। अब सवाल यह है कि सोन नदी पठार के प्राकृतिक ढलान और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उत्तर की ओर कैसे बहती है? पानी आखिर ढलान के विपरीत कैसे जा सकता है? इसका जवाब जमीन के नीचे होने वाली टेक्टोनिक हलचलों में छिपा है। ये आम भौगोलिक नियमों का एक बहुत ही रेयर अपवाद है। असल में लाखों साल पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जमीन में गहरी दरारें यानी रिफ्ट वैली बन गई। इन्हीं फॉल्ट लाइंस ने उस इलाके का पूरा ढलान ही बदल दिया, जो सोन नदी को फोर्स करता है कि वो उत्तर की तरफ बहे और पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाए। है ना कमाल का फैक्ट? चलिए अब लेफ्ट बैंक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कोसी नदी की, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसकी कहानी थोड़ी अलग और विनाशकारी है। हिमालय से जब ये नदी भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर बहुत तेज रफ्तार से समतल मैदानों में उतरती है, तो वो सारा मलबा इकट्ठा होकर इसका अपना ही रास्ता ब्लॉक कर देता है। मजबूरन नदी अपना मार्ग अचानक बदल लेती है और इसी वजह से भयानक बाढ़ आती है। अब जैसे जैसे हम इस नदी तंत्र को देखते हैं, हमें इसका एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य नजर आता है।
हजारों लाखों सालों से ये नदी अपने साथ पहाड़ों से करोड़ों टन उपजाऊ मिट्टी और गाद लेकर आ रही है और उसे समतल इलाकों में बिछा रही है। इसी लगातार चलने वाले प्रोसेस ने उत्तर भारत के उन विशाल और बेहद उपजाऊ गंगा के मैदानों को बनाया है। पश्चिम बंगाल आते आते नदी की रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाती है और यहाँ इसका एक आखिरी लेकिन सबसे शानदार रूप देखने को मिलता है। ये कई अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। यहीं पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। समंदर में पूरी तरह से विलीन होने से पहले ये एक बेहद ही समृद्ध और विशाल इकोसिस्टम बनाता है। सिर्फ नक्शे पर नहीं, इस नदी का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म में ये एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय नदी है। कृषि के लिए ये सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, जो करोड़ों हेक्टेयर उपजाऊ जमीन को सींचती है। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कमर्शियल फिशिंग और टूरिज्म तक ये सच में पूरे उत्तर भारत की लाइफलाइन है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब करोड़ों लोगों की ये लाइफलाइन खुद खतरे में पड़ जाए। आज के समय में अत्यधिक शहरीकरण और बिना सोचे समझे हो रहे औद्योगिकरण ने इस पूरी नदी और इसके इकोसिस्टम के सामने भयंकर प्रदूषण की एक बहुत ही गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। इसी बड़े पर्यावरणीय संकट को टालने और नदी को बचाने के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई। ये एक बहुत ही बड़ा इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जिसका सीधा और स्पष्ट मकसद गंगा में गिरने वाले प्रदूषण को रोकना और इस महान नदी को वापस से पुनर्जीवित करना है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए उन सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का एक क्विक रिकैप कर लें जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। गंगा को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये देश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये अपना सफ़र सीधे बंगाल की खाड़ी में ख़त्म करती है। और एक बहुत ही खास बात, ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव यानी गंगा डॉल्फिन का घर भी है। इस पूरे नदी तंत्र की अहमियत को अगर हम सबसे सटीक तरीके से समेटना चाहें तो निष्कर्ष यही निकलता है: The Ganga river system is the largest river system in India. It plays an important role in agriculture, economy, and culture.